जय हिंद सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आप सभी का आपके परिवार में स्वागत करता हूं मैं। तो मैं आपको पढ़ा रहा था राजस्थान का संविधान। ये ग्राम सेवक एग्जाम के लिए मैं थोड़ा सा तेज चल रहा हूं। उसके अंदर मैंने आपको एक टॉपिक करवाया था इसके पिछले भाग में, जिसका नाम था उच्च न्यायालय। पढ़ाया था, बिल्कुल गुरुजी पढ़ाया था। अब उच्च न्यायालय की मैंने लगभग बातें बता दी थी, अब जो रहती है वो इस भाग में कर लेते हैं। उच्च न्यायालय का जो उल्लेख है वो संविधान के आर्टिकल 214 से लेकर 232 तक उल्लेखित है, लेकिन यह भी बताया गया कि आर्टिकल 214 से आर्टिकल 243 तक भी उल्लेख मिलता है उच्च न्यायालय का। लेकिन मुख्य जो अपने को याद रखने हैं वो इतने ही रखने हैं। करें शुरू, बिल्कुल इत तो काम है, याद करा दियो, देखी रखो। अनुच्छेद यानी उच्च न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद। सबसे पहले बात करें आर्टिकल 214 की। पहले के अंदर क्या उल्लेख मिलेगा कि हर राज्य के अंदर, हर राज्य में यानी प्रत्येक राज्य में क्या होना चाहिए गुरुजी? इसमें उल्लेख है कि प्रत्येक राज्य में हाई कोर्ट होना चाहिए। इसका उल्लेख कहां पर है? 214 में। क्या गुरुजी एक राज्य में एक ही हाई कोर्ट हो सकता है क्या? नहीं, ये जरूरी नहीं है। ये भी जरूरी नहीं है कि एक राज्य का हाई कोर्ट एक ही राज्य को संभालेगा। यह दो राज्यों को भी संभाल सकता है, ये बात भी याद रखना। इससे पहले वाले में करवाया नहीं था दो राज्य या तीन राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों को संभालने वाले हाईकोर्ट? बिल्कुल कराए थे गुरुजी। तो 214 का याद है, 214 में प्रत्येक राज्य में हाईकोर्ट होगा। इसके बाद याद रखना है 215 के बाद 16 छोड़ देना। उसके बाद याद रखना 217। एक बार मैं इतना याद करा दूं, बाद में और पढ़ लिया। तो देखो 15 में, 15 के अंदर उल्लेखित है अभिलेख न्यायालय के, अभिलेख न्यायालय के रूप में होगा। अभिलेख किसके रूप में होगा? न्यायालय के। का गुरुजी ये क्या है? अभिलेख न्यायालय का मतलब है कि कोई कानून ऐसा जो कानून की दृष्टि से वो कानून नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट उसे लागू कर दे कि यह कानून बनना चाहिए और उसका कहीं भी रिकॉर्ड कर दे, उसको कहीं भी लिख दे, तो वह कानून लागू हो जाएगा। चाहे वह संविधान या कानून बना है या ना बना है, वह लागू हो जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको दूं, 3 तलाक। मानता हूं कि पॉलिटी थोड़ी सी ऐसे है कि ऐसे नाम नहीं सुने हुए ना, अभिलेख न्यायालय के रूप में था, नहीं लगे गुरुजी यार थोड़ा सा पता को नहीं, पॉलिटी इतनी टफ नहीं है, ये आसान है। इसे थोड़ा सा रुचि से पढ़ो, बिल्कुल कंठस्थ हो जाएगी, याद हो जाएगी। तो अभिलेख न्यायालय के रूप में होगा। इसका उल्लेख कहां है? आर्टिकल 215 में। इसमें एक बात और कही है, अगर हम हाई कोर्ट की अवमानना करते हैं, अवमानना या इसका उल्लंघन करते हैं, तो हमें न्यूनतम 6 महीने का कारावास हो सकता है। यानी हाई कोर्ट का अवमानना या उल्लंघन करने पर, हाई कोर्ट की हम अवमानना करते हैं तो हमें न्यूनतम कितने महीने की सजा हो सकती है? 6 महीने की। क्या गुरुजी इसका कोई अपवाद भी है क्या? बिल्कुल इसका अपवाद है। एक तो राष्ट्रपति और एक है राज्यपाल। तो राज्यपाल और राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति हैं जो अवमानना करें उनको कोई सजा नहीं होगी। अब इधर आओ, आर्टिकल 217 में है नियुक्ति। नियुक्ति भी किसकी? न्यायाधीश की। तो न्यायाधीश की जो नियुक्ति है, न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन, तो याद रखोगे, न्यायाधीश की जो नियुक्ति करता है वो करता है राष्ट्रपति। अब कई बच्चे क्या करते हैं, ऑप्शन में राज्यपाल दिया होता है, राज्यपाल करिए। तो याद रखना है कि न्यायाधीश, हाई कोर्ट की बात कर रहा हूं मैं, उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट, ये उच्चतम न्यायालय नहीं, सुप्रीम कोर्ट नहीं बता रहा, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति ये जो नियुक्ति है वो अकेला नहीं करता है, वो अनेक व्यक्तियों से राय लेगा, अनेक व्यक्तियों से क्या लेगा? परामर्श लेगा। अब देखो किस किस से राय लेता है। पहली बात, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से, जिसे बोलते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI बोलते हैं ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इससे राय लेगा। ये क्या करेगा? ये अपने डिपार्टमेंट के 2
कितने? 2 वरिष्ठतम जो बूढ़े जो अधिकारी होंगे उनसे राय लेगा कि भाई साहब बताओ इस व्यक्ति को न्यायाधीश नियुक्त किया जाए या नहीं। तो 2 व्यक्तियों से ये लेगा। फिर तीसरी बात, जिस राज्य में हाई कोर्ट है वहां के राज्यपाल से भी क्या लेगा? राय लेगा। कौन लेगा? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति किस किस से राय लेता है? एक तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से, ये फिर आगे 2 व्यक्तियों से लेता है जो इसके डिपार्टमेंट में वरिष्ठतम होते हैं। राज्य के हाई कोर्ट से, जहां जिस राज्य में हाई कोर्ट है वहां के राज्यपाल। और तीसरी बात याद रखना, हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उससे भी ये परामर्श लेगा। तो इसका जो उल्लेख दिया वो आर्टिकल 217 में उल्लेखित है। इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल गुरुजी, इतनी बात समझ में आई। इसी के अंदर, इसी 217 का ये था नंबर पॉइंट 1। आर्टिकल 217 के 2 नंबर पॉइंट में आपको याद क्या करना है वो ध्यान से समझना। ये आसान था। 2 नंबर में बताई गई है योग्यता। भाई साहब योग्यता आपके पास क्या होनी चाहिए? फालतू की बातें हैं, भारत का नागरिक हो, ये दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए, ये सारंट है, ऐसे नहीं आता। प्रश्न देखो, पहली बात जो है वह न्यूनतम, चलो दिखा दो धन में, भारत का नागरिक हो, ये बात तो नॉर्मल है, जानते हैं। अब सुनना, 10 वर्ष तक किसी भी उच्च न्यायालय में का क्या काम है? नहीं, 10 वर्ष तक है किसी भी, और अगर सीधा उल्लेखित पूछे तो कहा हाई कोर्ट, 10 वर्ष तक है हाई कोर्ट में वकालत कर चुका होना चाहिए, वकालत कर चुका होना चाहिए। पहला बात तो वो है, पहली तो योग्यता क्या मांगे? जैसे गुरुजी योग्यता क्या होती है? अब थे मान लो पटवारी को पेपर दो, ग्राम सेवक को दो, तो इसमें आपकी योग्यता मांग कर ही फार्म भरा जाता है कि आपने RCIT कोर्स किया है, हाँ थे बोलो करिए, तो वो आपकी एक योग्यता है। अगर नहीं किया तो फार्म नहीं भर सकते। योग्यता 10 वर्ष तक, न्यूनतम कितने वर्ष? कम से कम 10 वर्ष तक हाई कोर्ट में वकालत की होनी चाहिए। इसके बाद या कह सकते हैं कि 10 वर्ष तक हाई कोर्ट में किसी भी पद पे कार्य किया हुआ होना चाहिए। और 10 वर्ष तक न्यूनतम, कम से कम 10 वर्ष तक, अरे इसमें ऐसे याद रखना आप कि 10 वर्ष तक हाई कोर्ट में कार्य किया होना चाहिए, और इसमें याद रखना 10 वर्ष तक, न्यूनतम 10 वर्ष तक वकालत की होनी चाहिए। वही व्यक्ति न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। तो 10 वर्ष तक हाई कोर्ट में कार्यकाल काम किया होना चाहिए और 10 वर्ष तक वकालत की होनी चाहिए। ये मांगा है योग्यता में, आर्टिकल 217 में। आर्टिकल 217 के 3 में क्या है? आर्टिकल 217 के 3 में योग्यता, 2 में योग्यता के बाद जो है वो है आयु संबंधित पर्सन। आयु संबंधित प्रश्न। आयु संबंधित प्रश्न में पहला पॉइंट आप याद रखना कि जो आयु संबंधित प्रश्न है वो कब जोड़ा गया? जोड़ा गया था 15वां संविधान संशोधन। 15वां संविधान संशोधन हुआ था 1963 में। तो आयु संबंधित प्रश्न कब जोड़ा गया? 15वें संविधान संशोधन 1963 में। गुरुजी कार्यकाल क्या बताया? तो यानी ये जो कार्यकाल है वो बताया इसका अधिकतम 62 वर्ष तक। ये बात याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि उच्च न्यायालय का कोई भी व्यक्ति है, अब ऐसे नहीं है कि कोई किसी डिपार्टमेंट में काम करे अपने, तो वहां था ना आजीवन, मतलब 5 साल तो कार्यकाल होता ही है, कितने भी वर्ष रह सकता है। लेकिन यहाँ फिक्स कर दिया, अगर वो 60 साल का व्यक्ति न्यायाधीश बनता है, जैसे ही 62 साल हुए वह हटा दिया जाएगा पद से। ऐसे नहीं देखे जाते यहाँ, तो यहाँ देखा जाता है 62 वर्ष। अधिकतम कितना दिया गया है कार्यकाल? 62 वर्ष। तो गुरुजी कार्यकाल से पहले जो पद से मुक्त है, यानी पद मुक्ति है, वो कैसे की जाती है? तो पद मुक्ति है सिद्ध कदाचार के तहत। पद मुक्ति एक तो हो सकती है सिद्ध कदाचार के तहत, दूसरी संविधान का उल्लंघन करने पे या संविधान की अवमानना करने पर, यानी असमर्थता दिखाने पर। असमर्थता दिखाने पर। सिद्ध कदाचार क्या होता है गुरुजी? सिद्ध कदाचार मान लो आपने किसी से रुपए लेकर किसी का काम कर दिया,
वो आता है सिद्ध कदाचार के अंदर। तो ऐसे करते हुए अगर आप पकड़े जाते हो तो आपको पद से हटाया जा सकता है। बात समझ में आई? बिल्कुल आपको पद से हटाया जा सकता है। लेकिन क्या गुरुजी इतिहास में ऐसा हुआ है क्या पद मुक्ति वाला काम? बिल्कुल, ये जो है इसमें याद रखना महाभियोग जैसी प्रक्रिया लाई जाती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पद से हटाने के लिए क्या किया जाता है? तो संसद द्वारा महाभियोग जैसी प्रक्रिया लाई जाती है पद मुक्ति के लिए। लेकिन यह 2 व्यक्तियों पर लगाया गया था लेकिन उन्हें हटाया नहीं गया था, जिसमें से एक का नाम है सुमित्रा सेन, ये लड़का है, और एक का नाम है पी.डी. दिनाकरण। इन 2 व्यक्तियों पर लाया जरूर गया था महाभियोग, लेकिन इन्हें हटाया नहीं गया था। तो याद रखोगे, सेकंड में योग्यता भारत का नागरिक हो, 10 वर्ष तक हाईकोर्ट में काम कर चुका होना चाहिए, 10 वर्ष तक वकालत की होनी चाहिए। आयु संबंधित प्रश्न जोड़ा गया था 15वें संविधान संशोधन में। कार्यकाल 62 वर्ष का, और पद से कैसे हटाते हैं? सिद्ध कदाचार या असमर्थता के कारण। और ये हटाने के लिए कैसी प्रक्रिया लाई जाती है? महाभियोग जैसी प्रक्रिया लाई जाती है। अब देखो, इसके बाद है आर्टिकल 219। आर्टिकल 219 के अंदर उल्लेखित है शपथ। तो याद रखोगे, न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे, राज्यपाल। न्यायाधीश को शपथ राज्यपाल दिलाता है, जबकि नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो राज्यपाल द्वारा शपथ का उल्लेख आर्टिकल 219 में उल्लेखित है। इसके बाद आर्टिकल 220। आर्टिकल 220 में क्या है? रिटायरमेंट के बाद कहीं भी वकालत नहीं कर सकता, किसी भी हाईकोर्ट में वकालत नहीं कर सकता। इसका उल्लेख कहां है? आर्टिकल 220 में। अगर कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर रिटायरमेंट यानी 62 वर्ष में होके रिटायरमेंट हो जाए तो वो व्यक्ति वकालत नहीं। अब देखो, थे भी सोचो ये बात ने, 62 वर्ष को क्या वकालत करो, बहुत होते हैं 62। तो रिटायरमेंट वकालत नहीं कर सकता। इसके बाद है आर्टिकल 221। गुरुजी आर्टिकल 221 में क्या है? अभी बता देते हैं। आर्टिकल 221 में क्या है? आर्टिकल 221 में उल्लेखित है वेतन भत्ते। देखो, वेतन भत्ते की बात करें तो वेतन भत्तों का जो उल्लेख है वो राज्य की सिंचित निधि से दिया जाता है। राज्य की सिंचित निधि से। तो इनको वेतन कहां से देते हैं? राज्य की सिंचित निधि से। लेकिन एग्जाम में एक बार प्रश्न पूछा गया था कि हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को पेंशन कहां से देते हैं? तो भाई साहब, जो न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश है, उसे पेंशन जो देते हैं वो केंद्र के सिंचित, अब तेज चल रहा हूं, पेपर नजदीक है, थारो जद की ग्राम सेवक जो चल रहे हो, तो केंद्र के सिंचित निधि से पेंशन देते हैं। क्या गुरुजी इसका जो वेतन है, वेतन की अब बात करना तो वेतन कितना है? न्यायाधीश का जो वेतन है वो होता है 2,25,000, और मुख्य न्यायाधीश जो है उसका वेतन होता है 2.5 लाख, 2,50,000। तो 2,50,000 तो वेतन है मुख्य न्यायाधीश का। और ये जो वेतन है वो कहां से मिलता है? राज्य के सिंचित निधि से। पेंशन कहां से मिलती है? केंद्र के सिंचित निधि से। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इतना याद हो गया? बिल्कुल। तो आपका टाइम ना खराब हो जरा सा भी, इसीलिए हमने पहले ही उतार लिया, क्योंकि ये बात जो है सिर्फ जो समझाने वाला मीटर था वो आ गया, इस बात को आप सिर्फ कंटेस्ट कर लेना वैसे ही। चलो, हमने 221 आर्टिकल तक पढ़े। अब देखो आर्टिकल 222 में क्या है? आर्टिकल 222 में अगर न्यायाधीश का ट्रांसफर करना है, कोई न्यायाधीश हाँ नवा नहीं कर दे, राष्ट्रपति सा गया की ओर सा गया पंगा ले ले, और वो व्यक्ति राष्ट्रपति ने कह दे ट्रांसफर करा दो, तो सुनो, अगर किसी न्यायाधीश का ट्रांसफर करना है, बहुत जटिल प्रक्रिया है न्यायाधीश का ट्रांसफर करने के लिए, और न्यायाधीश का ट्रांसफर कर सकता है तो वो व्यक्ति कौन है? वो है आर मतलब राष्ट्रपति। तो न्यायाधीश का ट्रांसफर कौन सा कर सकता है? न्यायाधीश का ट्रांसफर राष्ट्रपति करता है। अब राष्ट्रपति भी राय लेगा, ये भी परामर्श लेगा, किससे? सुप्रीम कोर्ट के CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी मुख्य न्यायाधीश से। और मुख्य न्यायाधीश भी राय लेगा 4 सुप्रीम कोर्ट के जज से और 2 हाई कोर्ट के जज से। तो ये बात का उल्लेख है 222 के अंदर। 222
दो 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 दिखा नहीं तो समझो दो 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 ट्रांसफर। ट्रांसफर कौन करेगा? राष्ट्रपति। किससे राय लेगा? मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश कहाँ का? ये जो मुख्य न्यायाधीश होगा सुप्रीम कोर्ट का, ये भी राय लेगा कि सुप्रीम 4 तो जज होंगे यहाँ के सुप्रीम कोर्ट के और 2 जज होंगे हाई कोर्ट के, फिर कहीं जाकर ट्रांसफर होता है। 223 में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के बारे में उल्लेखित है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाना। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के बारे में जो उल्लेख है वो किस आर्टिकल में है? 223 में। अपर एवं कार्यकारी न्यायाधीश का उल्लेख कहाँ है? आर्टिकल 224 में। बिल्कुल सिंपल है, याद हो जाएगा, अपर एवं कार्यकारी न्यायाधीश 224। आर्टिकल 226 जैसे SSCGD के एग्जाम चले वहां पूछा गया प्रश्न था। आर्टिकल 226 में क्या उल्लेख है? हाई कोर्ट जो है वो 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। आर्टिकल 231 हाई कोर्ट 2 राज्यों में भी हो सकता है, कौन चाहे? संसद चाहे तब। अगर संसद चाहे कि हाई कोर्ट को 2 राज्य में शामिल करना है तो भाई साहब हाई कोर्ट को 2 राज्य में भी शामिल किया जा सकता है जब संसद चाहे तो। बात करें शक्तियां, उच्च न्यायालय की शक्तियों का उल्लेख है आर्टिकल 215 में। आर्टिकल 215 में किसकी शक्ति है? अभिलेख न्यायालय की, वही कानून वाली जो बताई थी। अब सुनना ध्यान से, ये बता दी थी ना 215 वाली आपको अभिलेख न्यायालय की, नोट लगा के याद रखना। सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय की शक्ति है क्या? बिल्कुल है। सुप्रीम कोर्ट को जो अभिलेख न्यायालय की शक्ति है उसका उल्लेख है आर्टिकल 129 में। इतनी बात भी आप याद कर लेना। अब बात करते हैं उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार। कौन कौन से मामलों को किस किस क्षेत्र में रखा जाता है? तो 3 भागों में बांटे हैं, पढ़ने में भी आसानी होगी। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, प्रशासनिक क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में कौन कौन से मामले रखे जाएंगे, कौन कौन से केस रखे जाएंगे? तो सुनो ध्यान से। मौलिक अधिकार से संबंधित व अन्य कोई भी अधिकार आपका उनका उल्लंघन होने पर रिट जारी की जा सकती है। रिट जारी की जा सकती है। तो इसका जो उल्लेख है वो कहाँ है? वो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में। यानी मूल कर्तव्य संबंधित जो उल्लेख, मूल अधिकार और अन्य अधिकारों का उल्लंघन होने पर उच्च न्यायालय में आप प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में जा सकते हो। गुरुजी, अगर हमारे चुनाव संबंधित विवाद होते हैं लोकसभा और विधानसभा में, कहाँ? LS का मतलब लोकसभा, VS का मतलब विधानसभा, इसमें जो चुनाव के विवाद होते हैं उसका भी उल्लेख, उसके केस भी कहाँ जाते हैं? वो जाते हैं प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में। तो गुरुजी अपीलीय क्षेत्राधिकार में क्या? इसमें क्या है? अधीनस्थ न्यायालय का, अधीनस्थ न्यायालय में जितने भी केस होंगे उनका मामला अपीलीय में होगा, अपीलीय क्षेत्राधिकार में होगा। और राजस्व न्यायालय कोई भी मामले होंगे वो भी कहाँ जाएंगे? अपीलीय क्षेत्राधिकार में। अधिकरण इन सभी के खिलाफ अपील कर सकता है। किन के? अधिकरण के इन सभी के खिलाफ। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे दीवानी, फौजदारी, राजस्व। अब दीवानी के जैसे संपत्ति का कोई भी मामला है वो कहाँ देखा जाएगा? दीवानी में। शायद आपने ऐसे इतिहास में पढ़े हुए तथ्य। अपराध का कोई भी मामला था वो देखा जाता है फौजदारी में। भूमि राजस्व के कोई भी मामले वो कहाँ देखते हैं? राजस्व विभाग में। इसके बाद हम पढ़ते हैं प्रशासनिक क्षेत्राधिकार। प्रशासनिक में अधिकरण आ जाएगा, नियंत्रण आ जाएगा, निर्देशन के मामले आ जाएंगे और नियम। नियम कैसे? प्रशासनिक क्षेत्राधिकार में नियुक्ति संबंधित कोई है या चयन कह सकते हो संबंधित है, वेतन भत्तों संबंधित है, पेंशन संबंधित है, सेवा या शर्तों से संबंधित है, वो कहाँ देखे जाएंगे? प्रशासनिक क्षेत्राधिकार में। इतनी बात समझ में आई? तो ये एक साथ बात और याद रखना कि कोई भी किसी भी का कहीं का हाईकोर्ट का प्रथम जो न्यायाधीश था उसका नाम था कमलकांत शर्मा और वर्तमान में कौन है? इंद्रजीत महंती। बात ये राजस्थान हाईकोर्ट की बात कर रहा हूं मैं आपको, राजस्थान हाईकोर्ट की। तो याद रखोगे, बिल्कुल सिंपल सा था। तो ये इससे पहले करवाया वो, और इसको अच्छी तरह से नोट डाउन कर लेना, इसको बेहतर पढ़ लेना। मेरे को नहीं लगता कि यूं बाहर जाओगे, ठीक है? गुरु जी अगर चल जाए तो वो थारा दिन पर निर्भर करे, अगर थारा दिन खराब हो तो जा भी सके। ठीक है मेरे प्रिय साथियों, धन्यवाद, जय हिंद। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लिया करो। बाकी मिलते हैं अगले भाग में।